आंकड़ों के महत्व को देखते हुए सही तथा उद्देश्य के अनुरूप आंकड़ों का संग्रह काफ़ी हद तक सर्वेक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जैसे खानसामा भोजन पकाते समय स्वाद की जांच करता है तथा कमियों को दूर करके स्वादिष्ट भोजन बनाता है, उसी प्रकार सर्वेक्षण की प्रक्रिया में प्रारंभिक जांच बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक छोटे समूह पर सर्वेक्षण करके प्रश्नावली तथा चयन किए गए आंकड़े संग्रह की विधियों की जांच करके कमियों को दूर किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण को प्रायोगिक सर्वेक्षण कहते हैं। आइए जानते हैं प्रायोगिक सर्वेक्षण क्यों जरूरी है। शोधकर्ता द्वारा शोध के उद्देश्यों के अनुरूप सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार हो जाने के पश्चात सबसे पहले इसकी जांच कर लेनी चाहिए। इसके लिए प्रश्नावली का प्रयोग एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की जांच के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण को प्रायोगिक सर्वेक्षण या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। प्रायोगिक सर्वेक्षण वास्तविक सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में सहायक होता है। इससे प्रश्नों की कमियों का पता चल जाता है। प्रश्नों की त्रुटियां पता चलने पर उन्हें दूर करके सर्वेक्षण की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है। प्रायोगिक सर्वेक्षण से हम यह जान पाते हैं कि प्रश्न सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए कितना उपयुक्त है। इससे अनावश्यक प्रश्नों को हटा दिया जाता है तथा प्रश्नों को सुधार कर आंकड़ों की अनुकूलता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली लागत तथा समय से वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत तथा लगने वाले समय का अनुमान लगाया जा सकता है तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आंकड़ों के संग्रह की विधि में परिवर्तन करके उसे अपनी लागत के अनुरूप किया जा सकता है। यदि लागत बढ़ रही है तो लागत घटाने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार के स्थान पर टेलीफोन साक्षात्कार का प्रयोग किया जा सकता है। प्रायोगिक सर्वेक्षण से गणनाकार सर्वेक्षक की कार्यदक्षता तथा उसके द्वारा सामना की गई मुश्किलों का अनुमान हो जाता है। शोधकर्ता इनके अनुरूप निर्देशों में परिवर्तन या परिस्थिति के अनुसार इन्हें स्पष्ट कर सकता है। यह सब काफ़ी कुछ ऐसा ही है जैसे अपने नए वस्त्र खरीदने से पहले आप उन्हें पहनकर परीक्षण करते हैं। सही फिटिंग ना होने पर आप उनमें सुधार करवाते हैं। जैसे पैंट की लंबाई को कम करवाकर आप उसमें सुधार करने के पश्चात उसे मुख्य कार्यक्रम में पहनते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि शोधकर्ता शोध के लिए तैयार है, उसके पास एक अच्छी प्रश्नावली है तथा उसने यह निर्णय ले लिया है कि किस विधि से अपने आंकड़े संग्रह करने हैं। शोधकर्ता ने सर्वेक्षण की पूरी योजना बना ली है, किंतु सर्वेक्षण से संबंधित कुछ और निर्णय लेने बाकी हैं। शोधकर्ता को यह चयन करना पड़ेगा कि जनगणना करनी है या प्रतिदर्श सर्वेक्षण करना है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण में प्रतिदर्श का चुनाव कैसे करना है, यादृच्छिक प्रतिचयन से या अयादृच्छिक प्रतिचयन से। इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व आइए एक उदाहरण पर विचार करते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। विद्यालय आने जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यातायात के दौरान आपकी सुरक्षा के लिए नीति बनाना चाहता है विद्यालय। इस निर्णय को लेने के लिए विद्यालय आंकड़े संग्रह करना चाहता है। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि आप विद्यालय कैसे आते जाते हैं। विद्यालय के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी से उसके विद्यालय आने जाने संबंधी जानकारी प्राप्त की जाए, या दूसरा विकल्प यह है कि हर कक्षा से केवल कुछ विद्यार्थियों के संबंध में सूचना एकत्र की जाए जो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर निर्णय ले लिया जाए तथा सभी विद्यार्थियों पर लागू कर दिया जाए। सांख्यिकी में पहली विधि को जनगणना या सेंसस तथा दूसरी विधि को प्रतिदर्श सर्वेक्षण सैंपल सर्वे कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, समष्टि या जनसंख्या बड़े गोले में दिखाए गए है और उसी का एक छोटा सा भाग प्रतिदर्श कहलाता है। इन विधियों को समझने से पहले हमें जनसंख्या या समष्टि तथा प्रतिदर्श शब्दों का अर्थ समझना होगा। आमतौर पर जनसंख्या शब्द का प्रयोग एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे भारत की जनसंख्या, दिल्ली की जनसंख्या या किसी गांव की जनसंख्या।
किंतु यहाँ पर जनसंख्या उन सभी मदों के समूह को कहा जाता है जिनके विषय में हम सूचना एकत्र करके निर्णय लेना चाहते हैं। जैसे अभी प्रयोग किए गए उदाहरण में विद्यालय के 1200 विद्यार्थी शोध की जनसंख्या या समष्टि है। किसी पार्क में लगे सभी वृक्षों पर किया जाने वाला सर्वेक्षण के अंतर्गत उस पार्क में लगे सभी वृक्ष शोध की जनसंख्या है। शोध की जनसंख्या केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता, अपितु सभी प्रकार की मदों के लिए होता है। आइए समष्टि का अर्थ जानते हैं। सांख्यिकी में समष्टि शब्द का तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों या इकाइयों की समग्रता से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं समष्टि एक ऐसा समूह है जिस पर किए जाने वाले शोध या अध्ययन के परिणाम लागू हो सके। सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार किसी समष्टि के अंतर्गत सदैव ऐसी सभी व्यष्टि या इकाइयाँ आती हैं जिनमें कुछ विशेषताएं या विशेषताओं का समूह होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जनसंख्या तथा समष्टि सर्वेक्षण की दृष्टि से एक दूसरे के पर्यायवाची है। प्रतिदर्श का क्या अर्थ है? प्रतिदर्श समष्टि का एक खंड या समूह होता है जो समष्टि से छोटा होता है तथा अपेक्षाकृत कम लागत एवं कम समय में समष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम होता है। इन सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा वह समष्टि पर लागू कर दिए जाते हैं। जो उदाहरण अभी हमने लिया था उसमें कक्षा से चुने गए कुछ बच्चे जिनसे सूचनाएं प्राप्त करके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है, प्रतिदर्श का उदाहरण है। आइए अब हम जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जनगणना क्या है? वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं उसे जनगणना या पूर्ण गणना की विधि कहा जाता है। जनगणना विधि में शोध से संबंधित जनसंख्या या समष्टि के प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं तथा इन सभी आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई को शामिल करना होता है। समष्टि की किसी भी इकाई को छोड़ने की अनुमति इस विधि में नहीं होती है। आपने भारत की जनगणना के बारे में तो सुना होगा। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत के प्रत्येक निवासी से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। घर घर जाकर पूरे भारत के प्रत्येक परिवार से जन्म एवं मृत्यु दर, साक्षरता, श्रमिक संख्या, प्रत्याशित आयु, जनसंख्या के आकार एवं संरचना आदि के जनसांख्यिकीय आंकड़े जुटाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग सरकार द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा तथा औद्योगिक जगत द्वारा इनके आधार पर नीतियां तथा योजना बनाने के लिए किया जाता है। भारत में पिछली जनगणना फरवरी 2011 में की गई थी। शोध के उद्देश्य के अनुरूप आंकड़ों के संग्रह के लिए जनगणना विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है तथा शुद्धता और विश्वसनीयता से कोई समझौता नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए कक्षा में किसी विषय की जांच करने के लिए सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाना तथा उसके आधार पर निर्णय लेना, फल खरीदते समय प्रत्येक फल की जांच करना, किसी खास दवाई के प्रत्येक उपभोक्ता से जानकारी एकत्र करना तथा इसके आधार पर उस दवाई के प्रभाव के बारे में निर्णय लेना आदि जनगणना के उदाहरण हैं। जनगणना विधि किस प्रकार के शोध या अनुसंधान में उपयुक्त रहती है, आइए अब यह जानते हैं। यह निर्णय लेने के लिए कि शोधकर्ता किस स्थिति में जनगणना विधि का प्रयोग करे, हम उन परिस्थितियों को जानते हैं जिनमें जनगणना विधि सबसे अधिक उपयुक्त रहती है। पहली, जनगणना विधि ऐसे शोध में अधिक उपयुक्त रहती है जिसका क्षेत्र सीमित होता है या समष्टि का आकार छोटा होता है। बड़े क्षेत्र में धन, श्रम तथा समय अधिक लगने के कारण इस विधि का प्रयोग कम किया जाता है। दूसरा, ऐसा शोध जिसमें समष्टि में विभिन्न गुणों वाली विजातीय इकाइयों से संबंधित आंकड़े संग्रह किए जाते हैं तथा इसमें एक रूपता का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में कुछ इकाइयां संपूर्ण समष्टि की प्रतिनिधि नहीं होती हैं तथा उनके आधार पर लिया गया निर्णय
समष्टि पर लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इस प्रकार के अनुसंधान या शोध जिनमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, उन्हें जनगणना विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। जनगणना विधि में प्रत्येक इकाई से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे समस्या का गहन अध्ययन संभव हो जाता है। भारत की जनगणना इसका एक सटीक उदाहरण है। चौथा, जिस अध्ययन में उच्च स्तर की शुद्धता तथा विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है, उसमें जनगणना उपयुक्त रहती है। जैसे एक नई दवाई की खोज करने के दौरान किए जाने वाले प्रयोग में प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी उस दवाई का प्रयोग किया है संबंधी संख्यात्मक तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं तथा सभी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दवाई को स्वीकृति प्रदान की जाती है। जनगणना विधि के लाभ। पहला, जनगणना विधि में पक्षपात की कम संभावना होती है। जनगणना विधि में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई से सूचना एकत्र की जाती है तथा इसमें इकाइयों के चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इस विधि में इकाइयों के चयन करने में होने वाले पक्षपात की संभावना नहीं होती। दूसरा, इस विधि में उच्च स्तर की शुद्धता तथा विश्वसनीयता पाई जाती है। जनगणना विधि में समष्टि की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तथा इसमें किसी भी इकाई के लिए अनुमान नहीं लगाया जाता। आंकड़ों में प्रत्येक इकाई की वास्तविक सूचना होती है, इसलिए इसमें उच्च स्तर की शुद्धता तथा विश्वसनीयता पाई जाती है। तीसरा, यह विधि विजातीय इकाइयों के अध्ययन में सहायक होती है। समष्टि में विजातीय इकाइयाँ होने पर जनगणना विधि का ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़ों का विषम वितरण होने पर एक छोटे समूह के आधार पर लिया गया निर्णय समष्टि पर लागू नहीं होता। चौथा, समष्टि का गहन तथा विस्तृत अध्ययन जनगणना विधि में ही संभव है। समष्टि की गहन तथा विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए जनगणना विधि सर्वोत्तम रहती है। व्यक्ति विशेष की गहन तथा विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रतिदर्श विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु समष्टि के गहन तथा विस्तृत जानकारी को हम जनगणना विधि के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं।